हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि हम अपने पहले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, जिसमें हमें वन बाय वन क्या पढ़ना है वो पूरा कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने यूनिट वन अपनी कवर करी थी, जिसमें हमने पाषाण काल को पूरा कवर किया था वन शॉट वीडियो में। उसके बाद हमने ताम्र पाषाण काल को वन शॉट वीडियो में कवर किया था। ये हमारी यूनिट नंबर 2 थी। अगर आपने ये दोनों यूनिट्स नहीं पढ़ी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जाएं और उन दोनों यूनिट्स को पढ़ें, क्योंकि वन शॉट में यूट्यूब पर एक रिच कंटेंट मैंने आपके लिए प्रोवाइड कराया है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, या जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। इसकी जो समय अवधि जो मानी जाती है वो मानी जाती है 2500 BC से 1500 BC। ठीक है। इसकी जो समय अवधि मानी जाती है वो मानी जाती है 2500 BC से 1500 BC। अब मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है वो भारत में, पहले मैं इसका थोड़ा सा एक बेसिक आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता है कहाँ, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या यूट्यूब पे हम कहीं ना कहीं सुनते आ रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा है कि भारत में अगर हम बात करें, भारत में ये उत्तर पश्चिम भाग में, भारत में उत्तर पश्चिम भाग में, ठीक है। उसके बाद ये पाकिस्तान में, उसके बाद ये अफगानिस्तान में। ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कहाँ कहाँ पाई गई है। उत्तर पश्चिमी भाग में पाई गई है, पाकिस्तान में पाई गई है और अफगानिस्तान में पाई गई है। अगर मैं इसकी छोटी सी पृष्ठभूमि बताऊं कि इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से रिलेट करती है, इसकी पृष्ठभूमि रिलेट करती है हमारी ताम्र पाषाणिक से। ओके। ताम्र पाषाणिक। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये सभ्यता हमारी कैसी थी, मतलब हर सभ्यता का एक अपना युग होता है, तो ये सभ्यता हमारी जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी हमारी ये सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, ये आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। इसमें अब तक अगर मैं बात करूं, इसमें अब तक कितने स्थलों की खुदाई हो चुकी है? इसमें अब तक 1400 से अधिक स्थलों की खुदाई हो चुकी है। 1400 से अधिक स्थलों की खुदाई हो चुकी है। ठीक है। ये आपको पॉइंट नोट करके लिखना है। 1400 से अधिक स्थलों की खुदाई हो चुकी है, जिसमें अगर हम बात करें, जिसमें हमारे जो 1100 स्थल हैं, 1100 अगर हम स्थल की बात करें तो 1100 स्थल हमारी सरस्वती नदी घाटी में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? सरस्वती नदी घाटी में। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, 40 स्थल हमारे कहाँ मिले हैं? 40 स्थल मिले हैं सिंधु नदी घाटी में। कहाँ मिले हैं? सिंधु नदी घाटी में। ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा जो हमारे बचे 260 स्थल, ठीक है, 1100 ये हो गए, चलिए 1140 और 260 हमारे 1400 हो गए। तो ये जो 260 स्थल हैं वो इन दोनों स्थानों से बाहर हैं। इन दोनों स्थानों से बाहर है। ठीक है। इन दोनों स्थानों से हमारे क्या है? बाहर है। यानी कि अगर हम बात करें, सिंधु घाटी में अब तक हमारे 1400 स्थलों की खोज हो चुकी है, जिसमें 1100 स्थल हमारे सरस्वती नदी घाटी में है, 40 स्थल हमारे सिंधु नदी घाटी में है, और 260 स्थल जो इन दोनों में नहीं है, यानी इन दोनों से बाहर है, वहां पे हमारे पाए गए हैं। ठीक है। अब मैं एक आपको छोटा सा और बता दूं कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, मैं एक बहुत छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपके सामने एक पृष्ठभूमि बन जाए। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी, अगर हम बात करें, सबसे विस्तृत है। क्या है? सबसे अधिक विस्तृत है। ठीक है। सबसे अधिक उन्नत थी ये सभ्यता, सबसे उन्नत। उसके बाद ये जो हमारी सभ्यता थी ये एकीकृत थी। मैं आपको हर टर्म का मतलब भी बताऊंगा कि एकीकृत मतलब क्या होता है। ठीक है। ये सभ्यता हमारी मानकीकृत थी। मानकीकृत थी मतलब कि अगर हम बात करें, हर चीज का अपना एक स्टैंडर्ड था। ओके। तो इस तरीके से आपने एक सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू ले लिया कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता
कैसी थी, कि ये हमारे भारत में कहाँ पाई गई, ये कैसे हमारी सभ्यता थी, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं आपने पढ़ी, और इसमें हमने ये पढ़ा कि इसमें अब तक कितने स्थलों की खुदाई हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में आखिरकार हमें पढ़ना क्या है। मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि हम इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, इसमें इसका ऐतिहासिक अवलोकन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? इसका ऐतिहासिक अवलोकन हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि इस कभी भी आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम उस सेक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे। सामान्य परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे। उत्पत्ति के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसकी मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं। इसके बाद हम इसके प्रमुख स्थल पढ़ेंगे। प्रमुख स्थल पढ़ेंगे, जिसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ, यानी कि हम पढ़ेंगे सभ्यता का पतन। ठीक है, उसके बाद हम इसमें एक टॉपिक और पढ़ेंगे कि सभ्यता की हमारी देन क्या थी। ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये टॉपिक्स इस यूनिट में कवर करने हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हम सबसे पहले इसका ऐतिहासिक अवलोकन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका एक सामान्य परिचय लेंगे, इसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे कि इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ पर है, इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत बताएंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्या सिद्धांत थे, इसकी मुख्य विशेषताएं अगर हम बात करें तो मुख्य विशेषताओं में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। हमें पढ़ना होता है राजनीतिक, क्या क्या पढ़ना होता है, हमें राजनीतिक पढ़ना होता है, सामाजिक पढ़ना होता है, उसके बाद हमें आर्थिक पढ़ना होता है, और हमें क्या पढ़ना होता है? धार्मिक सांस्कृतिक। ठीक है, धार्मिक, जैसे हमने ताम्रपाषाण काल में भी हमने पढ़ी थी इसकी विशेषताएं, तो हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सांस्कृतिक विशेषताएं पढ़नी है। इसके बाद हम इसके प्रमुख स्थल पढ़ेंगे कि ये सभ्यता हमारी कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुई है, सभ्यता का पतन क्यों हुआ, इतनी अच्छी अगर सभ्यता थी तो इसका पतन आखिरकार क्यों हुआ, और हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की हमारी देन क्या थी। तो अब हम वन बाई वन करके हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका देखते हैं, हमारा इसका ऐतिहासिक अवलोकन, कि सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा ऐतिहासिक अवलोकन क्या था। ठीक है, ऐतिहासिक अवलोकन के बारे में हमें पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, तो सन, अगर हम बात करें सन 1826 की बात करें, सन 1826 ईस्वी की अगर हम बात करें, तो वहां पर एक हिस्टोरियन थे, चार्ल्स मेंशन। कौन थे? चार्ल्स मेंशन। ठीक है, 1826 में चार्ल्स मेंशन ने ध्यान इंगित किया था, ध्यान इंगित किया था बट जैसा कि आप आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, कि आधुनिक भारत में आप हमारा क्या पढ़ेंगे कि गोरे लोगों का एक भार सिद्धांत है। आधुनिक भारत में जब आप, अभी तो हम एंशियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बट 1826 की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें हम आधुनिक भारत में हम एक चीज को पढ़ते हैं जिसका मतलब होता है हमारा गोरे लोगों का भार सिद्धांत। गोरे लोगों का भार सिद्धांत। अब आप ये कहेंगे कि सर ये गोरे लोगों का भार सिद्धांत क्या होता है? गोरे लोगों का भार सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि जो यूरोपीय थे, यानी कि जो हमारे भारत में यूरोपीय लोग आए थे, यूरोपियों की अगर हम बात करें, नस्लीय श्रेष्ठता को दर्शाता था। किसको दर्शाता था? ये नस्लीय श्रेष्ठता को दर्शाता था। ठीक है, ये जो गोरे लोगों का भार सिद्धांत था,
इसका मुख्य उद्देश्य हमारा क्या था कि यूरोपियों के नस्लीय श्रेष्ठता को दर्शाना था। इसलिए क्या हुआ कि 1826 में, अगर मैं बात करूं 1826 में, 1826 में गोरे लोगों का बाहर सिद्धांत बहुत ही ज्यादा हावी था, वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते थे, तो इस चीज को क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद 1826 की बात हो गई, उसके बाद 1850 के दशक की बात है। 1850 के दशक की बात है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 1853 में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। क्या बिछाई गई थी 1853 में हमारी, 1853 में हमारी रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक है। अब इसी रेलवे लाइन का विस्तार पाकिस्तान में होना था। ठीक है। तो 1800, ये मैंने क्या बात करी, 1850 दशक, यानी कि अगर मैं एग्जैक्ट सन की बात करूं तो 1856 से 1857 के बीच पाकिस्तान में, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में रेलवे लाइन का विस्तार होना था। ठीक है। जिसलिए वहां पे जो रेलवे लाइन का विस्तार होता था, तो वहां पर हमारे कौन थे, विलियम ब्रॉन्टन थे। कौन थे हमारे, विलियम ब्रॉन्टन। ठीक है। और उस समय हमारे भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो हमारे लॉर्ड डलहौजी थे। तब इन्होंने जो है बताया था कि वहां पर किसी मतलब जो वहां पे रेलवे लाइन ये निकाल रहे, रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो वहां पे ये इनको ईंटों की आवश्यकता हुई थी। ठीक है। अब उसको देख के उन्हें ऐसा लगा, क्योंकि वहां पे जो ईंटें थी वो एक स्टैंडर्डाइज साइज में थी। ठीक है। तो उनको ऐसा लगा कि वहां पर कोई पुरानी सभ्यता दबी हुई, बट उस समय भी जो है अंग्रेजों के द्वारा 1856 और 57 में भी इस चीज को हमारा क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद, यानी कि अब 1850 के दशक में भी इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद 1861 में, अगर मैं बात करूं, 1861 में एएसआई की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था, एएसआई की स्थापना हुई थी 1861 में। ओके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इन्होंने बताया कि एक कोई प्राचीन नगर है, उसके साक्ष्य हैं, किसी प्राचीन नगर के। अभी सब हम जो बात कर रहे हैं वो हम अपने जो है गुलाम देश में बात कर रहे हैं। किसी प्राचीन नगर के साक्ष्य हैं, बट क्या हुआ, इस चीज को भी इग्नोर कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। उसके बाद ये जो मुद्दा उठा, ये कैसे कैसे आगे बढ़ा, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। ठीक है। ये सभी हम जानते हैं अच्छे से कि हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जिसमें हमारा 1920 से 1922 के बीच असहयोग आंदोलन चला था। ठीक है। असहयोग आंदोलन चला था। ये एक हमारा कैसा आंदोलन था, जन आंदोलन था। ये हमारा कैसा आंदोलन था, ये हमारा एक जन आंदोलन था। अब क्या हुआ 1920-22 में, जब ये हमारा एक जन आंदोलन था, तब सरकार पर दबाव पड़ा। जो तत्कालीन सरकार थी, उस सरकार पर क्या हुआ, दबाव पड़ा। और तब अंततः, अगर हम बात करें, अंततः सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, अगर हम बात करें सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई। क्या हुआ, दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई।
और ये बात है हमारी 1921 ईस्वी की। यानी कि अगर हम बात करें भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, सन जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी, ठीक है, ये भी हमारे हिस्टोरियन थे, तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि हड़प्पा हमारा कहाँ है, ठीक है, धीरे धीरे करके मैं आपको भौगोलिक विस्तार में हड़प्पा के बारे में बताऊंगा कि हड़प्पा जो है वो हमारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है, बट वो मैं आपको भौगोलिक विस्तार वाले सेक्शन में पढ़ाऊंगा। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई और इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारे प्रकाश में आई, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ऐतिहासिक अवलोकन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें हमें पढ़ना था सामान्य परिचय। क्या पढ़ना था हमें? सामान्य परिचय, ठीक है, कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम एक सामान्य परिचय देखें तो हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका हमारा समय काल क्या था। समय काल जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में ही बताया था कि 2500 बीसी से कितना था हमारा 1500 बीसी। 2500 बीसी से हमारा क्या था 1500 बीसी, ठीक है, ये इसका समय काल था। बट अगर हम बात करें कि जो हमारी रेडियो कार्बन डेटिंग हुई है, रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर अगर हम बात करें तो इसकी जो समय अवधि निकली है वो कितनी निकली है, 2300 बीसी से 1750 बीसी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये रेडियो कार्बन डेटिंग होती क्या है? ये एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका होता है जिससे हम किसी भी वस्तु का समय काल निकाल पाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर जो इसकी समय काल है वो है हमारी 2300 बीसी से 1750 बीसी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या था, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट सामान्य परिचय में कि इसकी समकालीन सभ्यताएं क्या थी। अगर हम बात करें कि इसकी समकालीन सभ्यताएं क्या थी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता तो हमारी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में मिली है, बट पूरे विश्व में भी तो कोई ना कोई सभ्यताएं रही होंगी। तो उसी चीज को बताया है कि इसके जो हमारी समकालीन सभ्यताएं थी वो पहली थी चीन की सभ्यता। कौन सी थी हमारी? चीन की सभ्यता, ठीक है। दूसरी हमारी सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और जो हमारी तीसरी सभ्यता थी वो थी इसके समकालीन मिस्र की सभ्यता। मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी जो हमारी समकालीन सभ्यताएं थी वो हमारी थी चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ठीक है। मैं इसमें आपको एक एडिशनल चीज और बता देता हूँ क्योंकि यूपीपीएससी जो हमारा यूपीपीएससी का सॉरी यूपीपीसीएस का जो हमारा एग्जाम होता है उसमें जो है हमारे वन लाइनर हमारे क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए, ठीक है। ये जो हमारी चीन की जो हमारी सभ्यता है वो हमारी किस नदी के किनारे है? हुआंग नदी के किनारे। कौन सी नदी? हुआंग नदी के किनारे। इसी प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे, दजला फरात नदी के किनारे। और अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करें तो ये थी हमारी नील नदी के किनारे, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि इसकी जो हमारी समकालीन सभ्यता थी वो कौन कौन सी सभ्यताएं थी और कौन कौन सी वो नदी के किनारे बसी हुई थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका घरेलू परिदृश्य देख लेते हैं कि भारत में ही उस समय कौन सा हमारा कालखंड चल रहा था। तो अगर हम बात करें घरेलू परिदृश्य की, ठीक है, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे अब जैसे आप मान लीजिए कोई हमारी सभ्यता अगर चल रही है तो
उत्तर में अगर कुछ चल रही है तो दक्षिण में हो सकता है कोई दूसरी सभ्यता हो। उसी प्रकार से यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि घरेलू परिदृश्य में हमारा क्या चल रहा था। तो इसमें जो हमारा सबसे पहली चीज चल रही थी वो हमारा चल रहा था नवपाषाण काल। क्या चल रहा था हमारा इसमें? नवपाषाण काल। मैंने आपको पाषाण काल वाले वीडियो ट्यूटोरियल में नवपाषाण काल की समय अवधि बताई है। इसकी समय अवधि क्या थी हमारी? 7000 से 1000 बीसी। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि नवपाषाण काल चल रहा होगा। उसके बाद जो हमारा चल रहा था, इसमें हमारा चल रहा था ताम्रपाषाण काल। ये हम भारत की ही बात कर रहे हैं। ताम्रपाषाण काल के भी मैंने वीडियो लेक्चर में इसकी आपको समय अवधि बताई थी कि 4000 से 700 बीसी के बीच में था। तो उस प्रकार ताम्रपाषाण काल भी चल रहा था। अगर हम बात करें तो हमारी, अगर घरेलू परिदृश्य की बात करें तो ये हमारी कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांस्य युगीन सभ्यता भी हमारी इसकी घरेलू परिदृश्य में बात करें तो ये है। और जैसा कि अगर हम बात करें इसमें हमारी क्या थी? आद्य ऐतिहासिक काल इस समय भारत में चल रहा था। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इस प्रकार घरेलू परिदृश्य में हमने बात कर लिया। नवपाषाण काल चल रहा था, ताम्रपाषाण काल चल रहा था, कांस्य युगीन सभ्यता चल रही थी और आद्य ऐतिहासिक काल चल रहा था। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि इस समय सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि हमारी क्या थी। अब हम थोड़ा लिपि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लिपि कौन सी थी? देखिए, यहाँ पे जो हमारी लिपि थी वो थी हमारी भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी हमारी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट। ठीक है, और इसमें जो है हमारी कौन सी दूसरी लिपि थी उसको हम कहते हैं ब्रोस्टोफेडन लिपि। ब्रोस्टोफेडन लिपि। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा सा ब्रोस्टोफेडन लिपि के बारे में बताऊं तो इसमें जो ये लिपि है वो राइट से स्टार्ट होती है। इस तरीके से राइट से स्टार्ट होती है लेफ्ट की तरफ, और फिर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर जाती है। यानी कि स्टार्ट हमारी कहाँ से होती है? अगर हम इस लिपि को, अगर कोई बंदा पढ़ना चाहे, वैसे तो इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है जो हमारी ब्रोस्टोफेडन लिपि है। ठीक है, इसलिए इसकी जो ब्रोस्टोफेडन लिपि है राइट टू लेफ्ट जाती है और फिर लेफ्ट टू राइट जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये पढ़ लिया कि इसकी लिपि हमारी क्या थी। ठीक है, अब हम चलिए अपना अगला जो सेक्शन जो हमने पढ़ना था वो हमें पढ़ना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार हमें पढ़ना था। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक था वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, बट आप विश्वास मानिए यूट्यूब पर ऐसा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा रिच कंटेंट है जो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, वो भी फ्रीली। ठीक है, अब हम इसकी बात करें भौगोलिक विस्तार। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग, अगर हम बात करें लगभग, ये हमारी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। ठीक है, वर्तमान में अगर हम बात करें, क्योंकि जब ये उस समय मिली थी तब उस समय 13 लाख वर्ग किलोमीटर में थी, बट अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में ये जो है 18 लाख वर्ग किलोमीटर की हो चुकी है। ठीक है, इस सभ्यता का अगर हम आकार बात करें, अगर हम बात करें कि सभ्यता का आकार क्या है, सभ्यता का आकार जो है वो है हमारा त्रिभुजाकार। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। ये आपको क्वेश्चन आ भी सकता है, इसको आप इंपॉर्टेंट है याद कीजिएगा कि इस सभ्यता का आकार कैसा था। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, अब भाई इसका आपने तो बताया कि त्रिभुजाकार था सभ्यता का, तो वो किस तरीके से था, चलिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, ये आप अच्छे से जानते होंगे, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, उत्तर में अगर हम बात करें, उत्तर में जो हमारी जगह थी जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के हमारे साक्ष्य मिले वो थी हमारी मांडा, जो कि है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, दक्षिण की अगर हम बात करें, दक्षिण में मिले थे दैमाबाद में। दैमाबाद अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र।
ठीक है। अगर हम पूरब की बात करें तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये कहां पर है हमारा, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है। और पश्चिम में अगर हम बात करें तो इसके जो हमें साक्ष्य मिले वो मिले सूतकांगे डोर से। ये कहां पर है हमारा, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान जो कि हमारे पाकिस्तान का भाग है। ठीक है। तो ये सूतकांगे डोर हमारा पश्चिम की साइड मिला। तो अब हम यहाँ पे आप ये चीज देखिएगा कि इस सभ्यता का आकार किस तरीके से बताया गया है। मैंने आपको बताया कि इस सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है। ये सभ्यता कुछ इस तरीके से मिली है कि उत्तर में हमारा मांडा है जो हमारा जम्मू कश्मीर है। ठीक है। ये आपको डायमेंशंस याद करनी पड़ेंगी। दक्षिण में हमारा दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में हमारा पूर्वी हिस्सा है आलमगीरपुर मेरठ में। उसके बाद पश्चिम में अगर हम बात करें सुतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान में है। ठीक है। अब इसमें हम एक फैक्ट और याद कर लेते हैं कि ये जो सभी स्थल हैं यहाँ पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, होती थी। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो दैमाबाद में हमारी नदी थी प्रवरा नदी। कौन सी नदी थी हमारी, प्रवरा नदी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें आलमगीरपुर की तो यहाँ पे हमारी नदी थी हिंडन नदी। कौन सी नदी थी हमारी, हिंडन नदी। जम्मू कश्मीर में जो हमारा मांडा है वहां पे हमारी कौन सी नदी थी, हमारी थी चिनाब नदी, चिनाब नदी। और सुतकांगे डोर था हमारा दाशक नदी के किनारे, दाशक नदी के किनारे। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सी नदी के किनारे। सुतकांगे डोर जो है वो हमारे दाशक नदी है। जम्मू कश्मीर में जो हमारा मांडा है वो हमारा चिनाब नदी है। दैमाबाद हमारा प्रवरा नदी है। और आलमगीरपुर हमारा हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसका भौगोलिक विस्तार अब हम स्टेट वाइज देखते हैं और कंट्री वाइज भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके साक्ष्य हमारे कहाँ से मिले हैं, अफगानिस्तान से। कहाँ कहाँ से मिले, अफगानिस्तान से मिले हैं, पाकिस्तान से मिले हैं और भारत से मिले हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके इन्हीं स्थलों के बारे में पढ़ेंगे कि अफगानिस्तान से हमारे कौन कौन से हैं। तो चलिए अब हम पहले देखते हैं अफगानिस्तान से हमारे कौन कौन से स्थल प्रकाश में आए हैं। तो इसमें जो पहला है वो है हमारा शुर्तगुई, शुर्तगुई। और दूसरा जो हमारा स्थल है वो है हमारा मुंडी गाक। ठीक है। आपने अफगानिस्तान के पढ़े। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में हमारे कौन कौन से स्थल मिले हैं। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत से मिले हैं। ठीक है। सिंध प्रांत से मिले हैं और बलूचिस्तान से मिले हैं। पाकिस्तान में जो हमारे साक्ष्य मिले हैं वो तीन स्थानों से मिले हैं, पंजाब से मिले हैं, सिंध से मिले हैं और बलूचिस्तान से मिले हैं। उसके बाद अगर हम भारत की बात करें, भारत में ये साक्ष्य हमारे कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट किया था, जम्मू कश्मीर से मिले हैं। मैं इसको JNK लिख देता हूँ। जम्मू कश्मीर से मिले हैं, पंजाब से मिले हैं। अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान में पंजाब भी है और भारत में भी हमारा पंजाब है। तो जब बंटवारा हुआ था तो पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से मिले हैं, पंजाब से मिले हैं, हरियाणा से मिले हैं। ठीक है। हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश से मिले हैं। उसके बाद राजस्थान से मिले हैं। उसके बाद गुजरात से मिले हैं। और इसके जो साक्ष्य मिले हैं लास्ट में महाराष्ट्र से मिले हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है। अब हम इसका थोड़ी सी विस्तृत जानकारी लेंगे कि पंजाब, पाकिस्तान का अगर हमारा पंजाब प्रांत है तो वहां से हमारे कौन कौन से स्थल मिले हैं। अगर हमारा पाकिस्तान का सिंध प्रांत है तो वहां वहां से हमारे कौन कौन से स्थल मिले हैं। ठीक है। बलूचिस्तान से हमारे कौन कौन से स्थल मिले हैं। तो ये सब जो है हमें पढ़ना है एक एक करके। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैनर में होगा क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये यूट्यूब पर एक रिच कंटेंट है, आपको अवेलेबल नहीं होगा। केवल मैं आपको
फ्रीली सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इन स्थलों के बारे में भी देखते हैं कि पाकिस्तान के अगर हम बात करें कि ये जो हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, पहले हम पाकिस्तान के स्थलों की बात करेंगे। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से हमारे कौन कौन से स्थल मिले हैं उसकी हम जानकारी देखते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से मिला है। दूसरा है डेरा इस्माइल खां, डेरा इस्माइल खां। ठीक है, तीसरा है इसमें हमारा गुमला। ठीक है, चौथा है इसमें हमारा जलीलपुर। ठीक है, तो ये हमारे स्थल हो गए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सिंध प्रांत से हमारे कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, सिंध प्रांत से आपने नाम सुना होगा बचपन से और इस पर मूवी भी बनी है, मोहन जोदड़ो। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मिला है मोहन जोदड़ो। इसके साथ क्या मिला है? चन्हू दड़ो। इसके साथ हमारा क्या मिला है? जुदेर जोदड़ो। ठीक है, इसके साथ हमारा क्या मिला है? राणा गुंडई। ठीक है, और क्या मिला है? अमानी। ठीक है, ये स्थल सब आपको याद करने होंगे क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट स्थल है। ठीक है, उसके बाद जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, पाकिस्तान का जो हमारा बलूचिस्तान है वहां से हमारे कौन कौन से स्थल मिले हैं वो देखते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे पढ़ा था, पहला सुतकांगे डोर पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा क्या है? सुतकांगे डोर, जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मैंने आपको बताया था, दाशक नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, सुतकांगे डोर। उसके बाद बालाकोट। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है इसमें डाबरकोट, डाबर डाबरकोट। ठीक है, उसके बाद जो इसमें हमारे साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं हमारे सोतका कोहो से। कहाँ से मिले हैं? सोत का कोहो से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही रिच कंटेंट है। यानी कि हमने पाकिस्तान के सभी स्थलों के बारे में जाना कि हमारे कौन कौन से स्थल मिले हैं। अगर हम पंजाब प्रांत की बात करें तो हड़प्पा, डेरा इस्माइल खां, गुमला, जलीलपुर। सिंध प्रांत की बात करें मोहन जोदड़ो, चनूदड़ो, जुदेर जोदड़ो, राणा गुंडई, अमानी। बलूचिस्तान की बात करें सुतकांगे डोर, बालाकोट, डावरकोट और सोतका कोहो। ठीक है, अब हम जो हमारा मेन है उसमें हम देखते हैं भारत में ये हमारे स्थल कहाँ कहाँ से हमारे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि भारत में ये स्थल हमारे कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भारत की बात करें तो सबसे पहले हम भारत में अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखाया था, मांडा। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चिनाब नदी के। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हमारा क्या हो गया? मांडा। उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की, कि पंजाब में हमारे, क्योंकि पंजाब हमारे भारत का एक राज्य है, इसमें हमारे साक्ष्य हमारे कहाँ कहाँ से मिले हैं? पंजाब की बात करें रोपड़ से। कहाँ से मिले हैं हमारे? रोपड़ से मिला है। और एक मिला है हमारा कोटला निहंग खान। कहाँ से हमारा मिला है? कोटला निहंग खान। ठीक है, तो ये हमारे पंजाब के स्थल हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा की, ठीक है, हरियाणा में ये हमारे स्थल कहाँ कहाँ से मिले हैं उसके बारे में देखते हैं। हरियाणा में हमारे ये स्थल कहाँ कहाँ से मिले हैं? हरियाणा में ये स्थल मिले हैं हमारे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, राखी गढ़ी से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? राखी गढ़ी से। ठीक है, राखी गढ़ी को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, रोपड़ को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, राखी गढ़ी से मिले हैं। उसके बाद जो इसके साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं आपके बनावली से। कहाँ से? बनावली से मिले हैं। और एक मिले हैं भगवानपुरा से। कहाँ से? भगवानपुरा
पुरा। ठीक है, तो ये हमारे हरियाणा के हो गए। उसके बाद अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, यूपी की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में हमारे साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। देखिए, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था आलमगीरपुर था। क्या था? आलमगीरपुर। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में आपने एक पढ़ा था मांडा, तो यूपी में है हमारी मांडी, कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है हमारा एक बड़ा गांव उत्तर प्रदेश में, और एक है हमारा हुलास। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार हमारे 4 स्थल मिले, आलमगीरपुर, मांडी, बड़ा गांव और हुलास। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान में। राजस्थान में हमारे कौन कौन से स्थल हैं? राजस्थान में हमारा एक स्थल है, वो है हमारा कालीबंगा। ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसके बारे में मैं आगे आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़ाऊंगा कालीबंगा के बारे में। उसके बाद जो हमारा अगला हमारा जो राज्य है वो है हमारा गुजरात। गुजरात में इसके हमारे साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो गुजरात में जो हमारे मिले हैं वो हमारे मिले हैं लोथल से, लोथल को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। रंगपुर से, रंगपुर को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ओके, रंगपुर के बाद इसमें जो हमारा मिला है वो मिला है हमारा धौलावीरा से, धौलावीरा को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा इसमें मिला है वो मिला है हमारा सरकोटदा, और ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि गुजरात के हमारे जो चारों स्थल हैं, चाहे वो लोथल हो, रंगपुर हो, धौलावीरा हो, सरकोटदा हो, ये किसी ना किसी विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गुजरात के बाद, हमारा बचा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में मैं आपको बता ही चुका था, दैमाबाद। और ये हमारा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सिंधु घाटी का हमने भौगोलिक विस्तार देखा, कि भारत में कहाँ पर है, पाकिस्तान में कहाँ पर है, और अफगानिस्तान में कहाँ पर है। तो इस प्रकार से आपने इसका पूरा भौगोलिक विस्तार अच्छे से पढ़ लिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो स्लाइड्स में भी इसको पढ़ा सकता हूँ, बट मैं लिखता इसलिए हूँ ताकि आपको समझ में आए, और आप जो है मेरे साथ नोट्स ही बनाए। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ये बहुत ही रिच कंटेंट होने वाला है। आपको इस कंटेंट के अलावा बस केवल पीवाईक्यू लगाने हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये वाला आप कंटेंट लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, दैट्स इट। आप जो है एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को सही टिक करेंगे, ये मेरी मेरा पूरा पूरा विश्वास है। ठीक है, पीवाईक्यू का भी सेशन मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े, आपको एक्स्ट्रा किताबें खरीदने की जरूरत ना पड़े। मैं सारे पीवाईक्यू आपके लेके आऊंगा, मल्टीपल, चाहे वो बीपीएससी के हों, चाहे वो आपके यूपीपीएससी के हों, चाहे वो यूपीएससी के हों, कहीं के भी हों, मैं सारे पीवाईक्यू इस यूट्यूब चैनल पर आपके लेके आने वाला हूं। आप बस चैनल पर बने रहिए और अपना विश्वास बनाए रखिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पर हमारे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, वो हमें पढ़ने हैं। तो इन चीजों के बारे में हमें एक एक करके पढ़ेंगे कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसकी उत्पत्ति हमारी किस प्रकार हुई, और हमारे उसमें कौन कौन से हमारे सिद्धांत थे। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे 3 सिद्धांत थे। कितने थे? 3 सिद्धांत हैं जो हमारे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से रिलेटेड बताए गए हैं। पहला जो हमारा सिद्धांत है वो हमारा बताया गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता से उत्पत्ति का सिद्धांत। मेसोपोटामिया की सभ्यता से उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा जो इसमें बताया गया है वो बताया गया है आर्यों द्वारा, आर्यों द्वारा सभ्यता की
उत्पत्ति का सिद्धांत। और जो इसमें हमारा जो तीसरा सिद्धांत बताया गया है वो हमारा बताया गया है देशीय ग्रामीण संस्कृतियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे तीन सिद्धांत हमारे इसमें बताए गए हैं। हमारे कौन कौन से सिद्धांत है? एक है हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता से उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा है आर्यों द्वारा सभ्यता की उत्पत्ति का सिद्धांत। और तीसरा है हमारा देशीय ग्रामीण संस्कृतियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से उत्पत्ति का सिद्धांत किस प्रकार है, आर्यों द्वारा सभ्यता की उत्पत्ति का सिद्धांत किस प्रकार है, और देशीय ग्रामीण संस्कृतियों से उत्पत्ति का सिद्धांत किस प्रकार है। ठीक है, चलिए अब हम अपने पहले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता से उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उससे किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इस बारे में जो है इसके पक्ष में तर्क रखे गए हैं। इसके पक्ष में हमारे क्या रखे गए हैं? तर्क रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं तर्क? इनको एक एक करके देखते हैं। इसमें बताया गया है कि ये जो दोनों सभ्यताएं थी, इन्होंने बताया कि दोनों सभ्यताएं नगरीय सभ्यताएं थी। नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, दूसरा इसके पक्ष में जो पॉइंट बताया गया है कि दोनों सभ्यताओं में लिपि का प्रयोग होता था। दोनों सभ्यताओं में लिपि का प्रयोग होता था। ठीक है, इसके पक्ष में तीसरा पॉइंट ये बोला गया है कि दोनों सभ्यताओं में दोनों सभ्यताओं में ईंटों का प्रयोग हुआ है। दोनों सभ्यताओं में ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसके पक्ष में चौथा पॉइंट ये क्या कहा गया है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता मेसोपोटामिया मेसोपो जो हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो अधिक प्राचीन थी सिंधु घाटी की सभ्यता से। अधिक प्राचीन थी सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, इसके पक्ष में पांचवा पॉइंट क्या दिया गया है? दोनों सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था। क्या था? दोनों सभ्यताओं के मध्य क्या था? व्यापारिक संबंध था। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और पक्ष में तर्क दिया गया है कि दोनों में मोहरों का प्रयोग होता था। जब व्यापारिक संबंध होगा तो मोहरों का तो प्रयोग होगा ही, प्रयोग होता था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि इसके पक्ष में हमारे 6 पॉइंट रखे गए कि दोनों सभ्यताओं में जो थी, हमारी दोनों सभ्यताएं कैसी थी? हमारी नगरीय सभ्यता थी। दोनों सभ्यताओं में लिपि का प्रयोग होता था। दोनों सभ्यताओं में ईंटों का प्रयोग होता था। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो अधिक प्राचीन थी। उसके बाद दोनों सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध था और दोनों में हमारा मोहरों का प्रयोग होता था। ये इसके पक्ष में तर्क रखे गए थे। ठीक है, अब इतिहासकारों ने इसके विपक्ष में तर्क रखे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति नहीं हुई है। तो अगर हम बात करें इसके विपक्ष में हमारे तर्क क्या क्या रखे गए,
उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके विपक्ष में भी, क्योंकि हर चीज का पक्ष होता है विपक्ष होता है, तो इन्होंने ये बताया कि जो हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसमें जो नगर योजना थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना से कम विकसित थी। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर योजना अधिक उन्नत थी। ठीक है, इसके विपक्ष में दूसरा पॉइंट क्या रखा गया कि दोनों सभ्यताओं में लिपि का प्रयोग होता था। ठीक है, परंतु अगर मैं बात करूं लिपि के रिगार्डिंग कि लिपि का प्रयोग होता था, परंतु अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की और सिंधु घाटी सभ्यता की, मेसोपोटामिया में हमारी कीलाक्षर लिपि का प्रयोग होता था। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग होता था। भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, जो हमारी कीलाक्षर मेसोपोटामिया में जो कीलाक्षर लिपि थी, उसमें जो है 900 अक्षर थे, और भाव चित्रात्मक लिपि में हमारे 400 अक्षर थे। तो इस प्रकार विपक्ष में एक पॉइंट रखा गया। ठीक है, उसके बाद जो इसमें तीसरा पॉइंट रखा गया, उन्होंने ये बताया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता भले ही सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन थी, लेकिन अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, कुशल जल निकासी थी, कुशल जल निकासी थी, सड़क के किनारे प्रकाश स्तंभ थे। ठीक है, अगर इतिहासकार कहते हैं कि मेसोपोटामिया से हुआ है, तो मेसोपोटामिया में भी तो हमारी कुशल जल निकासी और सड़क के किनारे प्रकाश स्तंभ होने चाहिए थे, बट वहां नहीं पाए गए। उसके अलावा इसमें जो अगला पॉइंट रखा गया विपक्ष में, वो ये रखा गया कि दोनों सभ्यताओं के मध्य व्यापार होता था, इस बात से डिनाई नहीं किया। परंतु मेसोपोटामिया में अगर हम बात करें, मेसोपोटामिया में जो मोहरों का प्रयोग हुआ, वो हमारी मोहरें कैसी थी, बेलनाकार मोहरें थी। कैसी थी हमारी मोहरें, बेलनाकार मोहरों का प्रयोग। और जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसमें वर्गाकार, या अगर हम बात करें आयताकार, आयताकार मोहरों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार विपक्ष में ये तर्क रखे गए। ठीक है, कि मेसोपोटामिया में भाई अगर व्यापार होता है तो हमारे मोहरे भी हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, उनका आकार तो यहाँ पे देखा गया मेसोपोटामिया में कि भाई बेलनाकार मोहरे हैं। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में हमारी कैसी है, वर्गाकार थी, या हमारी कैसी थी, आयताकार मोहरे थी। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया से उत्पत्ति के सिद्धांत को यहाँ पे विपक्ष में कुछ पॉइंट रखे गए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो इसमें हमारा अगला टॉपिक है, वो है हमारा आर्यों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने पढ़ा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से उत्पत्ति का सिद्धांत, तो अब हम इसमें पढ़ते हैं दूसरा जो है सिद्धांत हमारा क्या था, आर्यों द्वारा, आर्यों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, अब आर्यों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत था, इसका आधार क्या बनाया गया, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका जो है आधार हमारा क्या बनाया गया। तो इसमें जो है दोनों के जो क्षेत्र थे, दोनों के क्षेत्र समान थे।
अगर हम बात करें ऋग्वेद में सिंधु नदी तंत्र, ऋग्वेद में सिंधु नदी तंत्र एवं सरस्वती नदी का उल्लेख है। मेरा यहाँ बताने का जो मोटिव है, जो हमारा ऋग्वेद है वो हमारा एक वैदिक साहित्य है, ठीक है। वैदिक में भी हमारा ऋग्वैदिक साहित्य है। अगर ऋग्वेद में अगर सिंधु नदी तंत्र और सरस्वती नदी का उल्लेख है, इसका मतलब वो यहाँ से परिचित थे, इसलिए आर्यों द्वारा उत्पत्ति के सिद्धांत में इन दोनों को आधार बनाया गया है। परंतु अगर हम बात करें कि वर्तमान में, वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें, वर्तमान में सबसे अधिक अगर अप्रासंगिक सिद्धांत है, सबसे अधिक अगर अप्रासंगिक सिद्धांत है तो वो है हमारा आर्यों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा अप्रासंगिकता मिली हुई है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने ये देखा होगा या आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने भी पीछे भी पढ़ा था कि ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। कौन, सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंधु घाटी और यहाँ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे मैं अंतर बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्य, ठीक है। इसी तरीके से आप एग्जाम में भी बना के आएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये कैसी सभ्यता थी, हमारी नगरीय सभ्यता थी। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और जो हमारे आर्य थे वो हमारे कैसे थे, ग्रामीण थे, ठीक है। उसके बाद ये एक हमारा तर्क मिला, इन्होंने ये बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो हमारे कैसे थे, शांति प्रिय थे। कैसे थे, शांति प्रिय थे, जबकि आर्य जो थे वो हमारे युद्ध प्रिय थे, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा दो पक्ष, दो पॉइंट रखे गए। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो है घोड़ों का प्रयोग नहीं था, जबकि आर्यों में घोड़ों का प्रयोग होता था, ठीक है। उसके बाद आर्य जो थे वो हमारे व्यापार आधारित थे, ठीक है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो हमारी कैसी थी, कृषि आधारित थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक पॉइंट और देखें, आर्य जो थे वो बैल का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसके पक्ष में अगर हम और पॉइंट रखें कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य से उत्पत्ति नहीं हुई है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें हमारी लिपि थी, जबकि आर्यों के पास लिपि नहीं थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम बात करें तो शिव और मातृ देवी की पूजा होती थी। किसकी, शिव और मातृ देवी की पूजा होती थी, जबकि आर्य जो है वो इंद्र, अग्नि और वरुण की पूजा करते थे। इसमें एक और अंतर हम देख लेते हैं कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें हमारा क्या था, कांस्य का प्रयोग होता था। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारी कांस्य युगीन सभ्यता है। और आर्यों में हमारी लोहे की खोज हो चुकी थी,
आर्यों के काल में हमारी लोहे की खोज हो चुकी थी, यानी कि वो लोहे का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितने सारे इसमें भेद थे, इसलिए सबसे ज्यादा अप्रासंगिक जो सिद्धांत माना गया है वो माना गया है आर्यों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो आप ये डिफरेंस को लिख लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम जो है अपने तीसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा सिद्धांत है वो है हमारा पूर्व की देशीय ग्रामीण संस्कृति से उत्पत्ति का सिद्धांत। पूर्व की देशीय ग्रामीण संस्कृति से उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, सबसे अधिक अगर मान्यता प्राप्त है, ये सबसे अधिक अगर मान्य जो सिद्धांत है वो हमारा यही है, सबसे मान्य सिद्धांत। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोई भी जो हमारी सभ्यता होती है, जैसे मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, ठीक है, अब आप पढ़े लिखे, आपको नौकरी करनी है, आप जो है शहर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ कि इन जो हमारी सभ्यता थी, ठीक है, उसमें हमारी जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उससे पूर्व में बहुत सारी ग्रामीण संस्कृतियां थी। जैसे अगर मैं बात करूं प्राक हड़प्पा काल की, प्राक हड़प्पा काल में, प्राक हड़प्पा काल का मतलब हो गया हड़प्पा काल से पहले। जैसे हमारी इसमें मान लें कालीबंगा में हमारी ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, मेहरगढ़ में हमारी प्राचीन मतलब ग्रामीण संस्कृति थी। मेहरगढ़ हमारा पाकिस्तान में, मैंने आपको बताया था, पाषाण काल में। उसके बाद किली गुल मोहम्मद, किली गुल मोहम्मद, और अगर हम बात करें तो राणा गुंडई। ठीक है, तो ये जो हमारी सभी जगह थे, यहाँ पे हमारी क्या थी, हमारी ग्रामीण संस्कृतियां थी। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या थी, ग्रामीण संस्कृतियां थी। अब इन संस्कृतियों के मध्य क्या होता था, आंतरिक व्यापार होता था। ठीक है, क्या होता था, इनके मध्य आंतरिक व्यापार होता था। अब क्या हुआ, धीरे 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 ये जो ग्रामीण संस्कृतियां थी वो शहरी सभ्यता की ओर विकसित हो गई। या हम ये लिख सकते हैं, धीरे धीरे ये जो ग्रामीण थी वो शहरी सभ्यता की ओर विकसित हुई। ठीक है, और एक हमारा क्या हुआ, नवीन शहरी हड़प्पा सभ्यता का हमारा विकास हुआ। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, जो हमारी पूर्व की जो हमारी ग्रामीण संस्कृतियां थी, उन्हीं से धीरे धीरे ग्रामीण जो है वो शहर में कन्वर्ट होते चले गए और हमें एक नवीन शहरी हड़प्पा सभ्यता का विकास होने को देखने को मिला। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो अभी तो हमने इसके, अगर हम बात करें तो हमने इसके कितने सेक्शन को कवर करा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम इसके ऐतिहासिक अवलोकन को पढ़ चुके हैं, सामान्य परिचय को पढ़ चुके हैं, भौगोलिक विस्तार को पढ़ चुके हैं और उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, चाहे वो हमारी मुख्य विशेषताएं हों, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इसके फिर प्रमुख स्थल पढ़ेंगे, सभ्यता का पतन और सभ्यता की देन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करिए। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।